हेलो एवरीवन, तो हमारे फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। है ना। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किडनी के बारे में। और किडनी हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। लेंथ की बात करो तो कितना कैसा होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है। ब्रेथ की बात करो तो 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। और थिकनेस की बात किया जाए तो वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। अब आप नोट्स करने वाले लगे होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है, नोट्स में अवेलेबल है। बस अभी समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये हम इसके बारे में, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि किडनी के बारे में तो सबको पता होना चाहिए। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है करना है फिल्ट्रेशन करना। मतलब वो क्या चीज को फिल्ट्रेट करता है? ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। इसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं। और बात करो तो वो ब्लड को फिल्ट्रेट करता कैसे है? क्योंकि किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है नेफ्रोन, जिसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ब्लड भी कहते हैं। है ना। वो जो है ब्लड को फिल्ट्रेट करता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर कर देता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इसके अंदर। तो इस चैप्टर में बने रहो और इस चैप्टर को हम कवर करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हमने दे लिया है। अब चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। है ना। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे तीन चीज के बारे में, वो है एमिनोटैलिक, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक। लेकिन इससे भी मेन हमारा इस चैप्टर में है क्या है? किडनी। हमने डायग्राम से ही समझ में होगा कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करें एमिनोटैलिक किसको कहेंगे? जो एमोनिया को रिलीज करते हैं। है ना। यूरिकोटैलिक किसको कहते हैं? जो यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे। यूरियोटैलिक कहते हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं, जैसे कि हम। है ना। हम कैसे हैं? हम यूरियोटैलिक होते हैं। ओके। अमीनोटैलिक में कौन कौन आएगा? एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट और बोनी फिशेस। यूरियोटैलिक में हो गए मैमल्स, मैराइन फिश और टर्सरी एम्फीबियंस। यूरिकोटैलिक की बात करें तो उसके अंदर आएगा रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड और स्नेल्स। है ना। ये सारे सारे कैसे होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं। तो आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम का नाम क्या है? यूरिनरी ट्रैक है। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर देखा होगा जिसमें हमने हार्ट की डायग्राम बनाया था, और हार्ट में हमने देखा भी था कि कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और हमने ये भी बोला था कि वो आर्टरी जो है लंग्स से, वो जो मतलब हार्ट है वो लंग से अटैच होते हैं। अब हम बोलते हैं कि वो हार्ट जो है किडनी से भी अटैच होता है। क्यों होता है? क्योंकि हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना। और किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्ट्रेट करना। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन तभी होगा जब ब्लड सभी जगह पहुंचेगा। तो सभी जगह पहुंचाता है हार्ट, और हार्ट से किडनी अटैच होता है, ताकि इसके जो भी लगता है कि हाँ ये जो भी मतलब इसे लगता है कि इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, तो ये किडनी एब्जॉर्ब करता है, हमारे सेल तक पहुंचा देगा। और जो भी लगेगा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। बाहर कैसे रिलीज करता है वो देखते हैं। तो ये किडनी ने क्या किया? ब्लड को लिया इस तरह से, जो भी इसे लगा कि एब्जॉर्ब करना चाहिए उसने एब्जॉर्ब कर लिया। जो भी लगेगा इसके वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा? इस यूरेटर के थ्रू बाहर जाएगा, भेज देगा। और ये यूरेटर के थ्रू भेज के ये यूरिन ब्लैडर पे जाके स्टोर करके रखेगा। यहाँ पर यूरिन जो है स्टोर हो जाएगा, और इस यूरिन को इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जो है रिमूव कर देता है। क्लियर है। हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने क्या पढ़ना है? किडनी पढ़ना है। किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। वो सभी को पता है। कैसा कलर है? तो रेडिश ब्राउन है, जैसा कि हमने देख ही लिया होगा, ये तो बताने की बात नहीं है। बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। और किडनी जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लास्ट थोरासिक और थर्ड चैम्बर की वर्टिब्रा पे प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है नीट पे भी आए जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम पर भी। तो दो ये प्लीज याद कर लेना। अगर बात करें किडनी की लेंथ की, तो 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है। ब्रेथ की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। और थिकनेस की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। इसमें अगर आपको ट्रिक जानना है तो वो भी बहुत सिंपल है। वो ट्रिक क्या है? जैसे कि लेंथ है ना, लेंथ के आप क्या याद रख लेना है कि 10 to 12 सेंटीमीटर होता है एक्चुअली एक। अब 10 का हाफ क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है यहाँ कि 10 से 12 तक के बीच गैप कितना है? तो 2 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है।
वही 2 सेंटीमीटर को अगर आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इट मीन्स 5 to 7 क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। अब आपको यहाँ याद है कि 2 सेंटीमीटर का क्या है, गैप है दोनों में, इसमें भी 2 सेंटीमीटर गैप है, इसमें भी 2 सेंटीमीटर का गैप है। तो 2 to 3 सेंटीमीटर जो होता है वो किडनी का थिकनेस होता है, वो याद हो जाएगा। किडनी की वेट की बात करें तो 120 to 170 ग्राम तक का होता है। और ये है किडनी का डायग्राम। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ना क्या किडनी दिख रहा है, मतलब बहुत आपको पेचीदा लग रहा होगा, पर बहुत ही सिंपल है। कैसा है वो देखो, बस एक अब मैं जैसे बोलूँ ना वो सीक्वेंस को आपको याद कर लेना है। ओके, सबसे पहले बात करें तो ये किडनी के ऊपर वाला पोजीशन, सबसे ऊपर का पोजीशन है ना, ये वाला दिख रहा होगा। तो ये पोजीशन को हम कहते हैं सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी। और सुपीरियर पोल कहने का मतलब क्या है, पोल कितना हमें पता है, पोल बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो हाईएस्ट टॉप पे बोलो तो टॉप, तो किडनी के टॉप पे क्या होगा, किडनी के टॉप पे जो होता है पोल प्रेजेंट होता है, उस पोल को कहते हैं सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी। ओके, अब बात करो इस पोजीशन की, है ना, इस पोजीशन में हमारा ये पोजीशन है। ओके, किडनी का मेन ये पोजीशन है। क्यों है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर हमारा जो है कौन मिलता है, तो रेनाल आर्टरी आकर के मिलता है और रेनाल वेन आकर के मिलते हैं, है ना। रेनाल आर्टरी और रेनाल वेन कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपने आर्टरी और वेन सुना होगा अगर आपने मेरा जो पिछला लेक्चर था वो देखा हो तो। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, प्लीज देख लेना। देखो, रेनाल आर्टरी का मतलब है, रेनाल का मतलब होता है किडनी। ओके, रेनाल का मतलब क्या होता है, किडनी। और आर्टरी का मतलब क्या है, हार्ट। आप हमने पता है हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेन। तो वो आर्टरी जो है वो इस किडनी से आकर के अटैच है, इसलिए हमने इसको कहा है रेनाल आर्टरी। और ये वैन है जो ब्लू कलर में है, वो वैन है। तो उस वो जो वैन है वो किडनी से अटैच है, इसलिए हमने कहा है रेनाल वैन। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों जो है इंटर करना चाहते हैं किडनी में। तो इंटर करने के लिए इस हीलम को, इस जो हीलम है ना, इसके थ्रू ही ये दोनों इंटर कर सकते हैं। तो हीलम जो होता है एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। हीलम जो होता है वो कि नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी चीज का एंट्री और एग्जिट दोनों करवाता है। मतलब ये रेनाल आर्टरी का एंट्री भी करवाएगा और एग्जिट भी यहीं से होगा, है ना। इस रेनाल वेन का भी एंट्री हीलम से होगा और एग्जिट भी इसी के थ्रू होगा। ब्लड वेसल हो गए, ये सब का भी एंट्री बात करो तो हीलम के थ्रू ही होता है। नर्व वेसल की भी एंट्री हीलम से ही होती है। ओके, अब ये हीलम जो है इस पोजीशन की बात करें, देखो ये जो पोजीशन दिख रहा है ना आपको, ये जो है यही है हीलम। इसी के थ्रू जो है ये सब इंटर करेंगे, है ना। अब ये डायग्राम को समझते जाना, है ना। ये हीलम जो है ये आगे जाकर के क्या फॉर्म, इस हीलम के अगर आगे देखे तो हीलम के आगे जो है प्रेजेंट होता है रेनाल पेल्विस। ये पेल्विस है ना, ये रेनाल पेल्विस क्यों कहा, क्योंकि ये किडनी से अटैच है, इसलिए हमने कहा है रेनाल पेल्विस। अब ये देखो कहाँ प्रेजेंट होता है, इस जगह पर प्रेजेंट होता है। ये जो ये पॉइंट है ना, इसमें इसको कहते हैं हम रेनाल पेल्विस। ओके, अब ये रेनाल पेल्विस जो है आगे जाकर के कॉर्टेक्स को फॉर्म करेगा। मतलब ये जो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर पहले बनता है, ये जो फिर ऐसे, फिर मेरा जी ये जो पेन मैंने पेन से जो बना रहा है ना वो देखना, तब आपको समझ में आएगा, है ना। ये ऐसे 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 जो गया है ना, अभी इस पे गौर करो। ये जो ब्लैक कलर का मैंने लाइन दिखाई, यही है कॉर्टेक्स। ये जो आउटर लाइन है ना, ये जो लाइन है इसको हमने कहा है कॉर्टेक्स। लेकिन हम सिर्फ कॉर्टेक्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रेनाल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है। ओके, और इस कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेड्यूलरी पिरामिड। क्या प्रेजेंट होता है, इस कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये मेड्यूलरी पिरामिड। और इस मेड्यूलरी पिरामिड को ही हम अपन रेनाल मेड्यूला भी कहते हैं। ये याद रखना कि मेड्यूलरी पिरामिड के ऊपर प्रेजेंट होता है रेनाल मेड्यूला, लेकिन हम दोनों को एक नाम से भी बुलाते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही है इस किडनी का डायग्राम, और कुछ भी आपको इसमें ज्यादा नहीं समझना है। हमने क्या सबसे पहले पढ़ा सुपीरियर पोल ऑफ किडनी किसको कहते हैं। उसके बाद हमने बात किया आर्टरी के बारे में, वेन के बारे में, हीलम की बात किया कि ये जो दरवाजा है, गेट है, उसको हमने कहा है हीलम। एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ही दोनों इंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद किसको फॉर्म करते हैं, तो रेनाल पेल्विस को फॉर्म करते हैं। ये कुछ इस जगह पे होता है, और ये रेनाल पेल्विस जो है इस तरह से फिर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इस कॉर्टेक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारा मेड्यूलरी पिरामिड या फिर मेड्यूला।
और इस दोनों, अब ध्यान से समझना एक चीज बाकी है, वो है देखो ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये वाला, ये है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, इस दोनों के बीच एक गैप प्रेजेंट है ना, ये दोनों के बीच एक गैप भी प्रेजेंट है। एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो ये दो है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ देखो है ना, ये दोनों के बीच ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, इसी गैप में प्रेजेंट होता है अपना रेनाल कॉलम। क्या प्रेजेंट होता है? रेनाल कॉलम, है ना। ये रेनाल कॉलम जो होता है, ये इसी दोनों मेडुलरी पिरामिड के बीच में प्रेजेंट होता है रेनाल कॉलम। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो है पूरा डायग्राम आपको क्लियर हो गया है। ओके, अब मैंने जो चीज बताया वही लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ रेनाल पेल्विस क्या है, रेनाल पेल्विस जो होता है वो फनल शेप होता है ना। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो किडनी में प्रेजेंट होता है। हिलम की बात करते हैं, गो इसको हमने गेट कहा है, और एक नोच लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। रेनाल आर्टरी की बात करें तो ये कनेक्टेड है किडनी से, इसलिए हमने इसको रेनाल आर्टरी कहा था। अब एक चीज बात और है, ये जो किडनी है ब्लड का फिल्ट्रेशन यही करता है, लेकिन ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट हम कहते हैं नेफ्रॉन को, जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ब्लड का फिल्टर तो कर रहा है किडनी, पर उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, इसी का मेन रोल होता है। ओके, जैसे कि देखो हमसे अगर कोई पूछ दे कि हम कहाँ से रहते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। पर अगर स्पेसिफिक पूछ ले कि नहीं हम, तुम प्रेजेंट कहाँ पर हो, अभी तुम्हारा लोकेशन क्या है, तो तुम बोलोगे ना कि हाँ मैं यहाँ दिल्ली से हूँ या फिर कोलकाता से हूँ, मतलब कहीं तो बोलोगे ना। तो उसी तरह कहा जाता है कि अगर बात कर दे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो बोलोगे किडनी, लेकिन उसमें पूछ देना कि एक्वेरेट कौन करता है, तब बोलोगे कि नेफ्रॉन करता है। ओके, अब इसमें भी जो नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन जो होते हैं उसको हमने दो पार्ट में बांटा है। वो स्ट्रक्चर देखो के समझ जाओगे। नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक है रेनाल ट्यूब्यूल, दूसरा है ग्लोमेरुलर रीजन। तो रेनाल ट्यूब्यूल जो होता है वो येलोविश कलर का है। देखो ये जो येलोविश कलर के इसमें जो दिख रहा है वो उसको ही कहे हैं हम रेनाल ट्यूब्यूल। ओके, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये रेनाल टेब्यूल जो है, ये येलोइश रीजन में जितना भी हमें दिख रहा है, जो भी पार्ट दिख रहा है वही है हमारा रेनाल टिब्यूल। ओके, चलो ये रेनाल टेब्यूल है। ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, है ना। सबसे पहले से रेनाल टिब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले दिखता है ये बॉमन्स कैप्सूल। ये बॉमन्स कैप्सूल का काम क्या है कि ये देखो कैप्सूल के एक कैप्सूल, हम समझते हैं कैप्सूल हम बोलते हैं ना कि मेडिसिन जब हम खाते हैं तो उसको कैप्सूल ही बोलते हैं, सबको पता है टैबलेट को हम कैप्सूल बोलते हैं ना। तो वो कैप्सूल हम खाते क्यों है? ताकि हमें क्या हो सके, हम प्रोटेक्शन ले सके, है ना। एक्चुअली क्या है कि हम प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो कैप्सूल है वुमेन्स कैप्सूल, वो नेफ्रॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि ये ब्लड का फिल्ट्रेट करने टाइम इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब ये जैसे बॉमन्स कैप्सूल आता है उसके बाद इसके एक क्या प्रेजेंट होता है, इसके बाद एक ट्यूब मिलता है, उस ट्यूब का नाम होता है कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल क्यों कहते हैं? कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल इसलिए कहते हैं कि ये जो ट्यूब है ना बहुत ही मुड़ा हुआ है, मतलब पेचीदा टाइप का है ना, ऊपर नीचे इस टाइप का रहता है, इसलिए हम इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। एक ट्यूब है जो कि मुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको कहा है। ओके, अब ये ट्यूब्यूल के बाद आता है, हमें मिलेगा लूप ऑफ हेनले। क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले मिलता है। अब लूप ऑफ हेनले भी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है असेंडिंग लूप और एक होता है डिसेंडिंग लूप। तो ये जो येलोइश पाइप है ना, देखो ये जो है, ये मेरा पैटर्न को देखते हो, ये कुछ इस तरह से लूप है, एक इस तरह नीचे की ओर गया है लूप, है ना, और एक लूप है जो ये ऊपर की तरफ इस तरह से गया है हुआ है। क्लियर है? तो असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप का मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए कर्व में, मतलब एक कैसे होता है ना 5 10 टू 15 इस तरह से बढ़ते हुए कर्व में। तो ऊपर की ओर जो लूप जा रहा है उसको कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और नीचे की तरफ जो ये लूप आ रहा है, ये जो लूप है, उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, और ये लूप जो है इस तरह यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होता है, जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके यहाँ तक पहुँचाएगा, और इस ये जो होता है ये फिर आगे जा करके किससे अटैच होगा, तो ये आगे जा करके यूरेथ्रा से अटैच होगा, और उससे यूरिन ब्लैडर से अटैच होता है, जा करके फिर उससे यूरिन का फॉर्मेशन करके रिलीज करके बाहर फेंक
बाहर कर देता है। और जो भी इसे लगेगा कि नहीं एब्जॉर्ब करने वाला चीज है, तो इसको यहीं पर क्या कर, यहाँ तक में आकर के इसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारे सेल तक पहुंचा देगा। ओके। अब इसके ऊपर भी एक, यहाँ पर भी एक ट्यूब होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इसमें शो नहीं किया गया है एक्चुअली, यहाँ पर ये जो है ना, ये एक ट्यूब प्रेजेंट होता है। उस ट्यूब को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर शॉर्ट में बोलो तो डीसीटी। ओके, क्या कहते हैं, डीसीटी। तो इस जगह पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर तो हमारा येलोविश पार्ट हो गया क्लियर, मतलब कि रेनाल ट्यूब्यूल तो हमने क्लियर कर लिया। अब आता है ये ग्लोमेरुलर पार्ट में। ग्लोमेरुलर ये रहा। ग्लोमेरुलर ना समझो तो ये एक वेस्ट ब्लड है। तो ग्लोमेरुलस तो हमने समझ लिया कि ये एक वेस्ट ब्लड है जिसको ये फिल्ट्रेट कर रहा है हमारा रेनाल ट्यूब्यूल। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि ये रेनाल ट्यूब्यूल में ये ग्लोमेरुलस आता कहाँ से है, तो ये आता है आर्टरियोल से, मतलब कि आर्टरी से, आर्टरी से होकर के। जो देखा था ना हमने ये किडनी में, ये जो आर्टरी से अटैच है, ये जो आर्टरी था देखो, जो हीलम के थ्रू इंटर कर रहा था, तो इस आर्टरी में ही क्या है प्रॉब्लम है, ब्लड है जो है इसी के थ्रू आता है। तो इस जो मान लो वे जो ब्लड तो इसी की तरह आ रहा, हो सकता है कि जो वेस्ट ब्लड है वो भी जो है इसी के थ्रू आता होगा, और जो प्योर ब्लड है वो भी इसी के थ्रू आता होगा। तो सिंपल सी बात है, पहचानने का काम तो करेगा किडनी है, और उसमें भी कौन, नेफ्रॉन। तो ये जो आर्टरी है ये वेस्ट ब्लड भी लेकर के आता है, आपको याद रखना है। तो ये आर्टरियोल ही वेस्ट ब्लड लेकर के आ रहा है। तो ये इनसाइड कर रहा है, मतलब इन कर रहा है इसे रेनाल ट्यूब्यूल में, तो इसीलिए हमने इस आर्टरी को कहा है एफरेंट आर्टरियोल, क्योंकि एफरेंट का मतलब होता है इन करना, है ना। तो ये आर्टरी जो है वेस्ट ब्लड को लेकर के इस रेनाल ट्यूब्यूल में इंटर कर रहा है, इसीलिए हमने कहा है इसको एफरेंट आर्टरियोल। और एक आर्टरी जो है ये वेस्ट ब्लड को लेकर के बाहर ले जाता है, उस आर्टरियोल को हम कहेंगे इफरेंट आर्टरियोल। क्लियर है। तो ये जो हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है वो हमारा पूरा तरह से क्लियर हो गया है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ओके। पर जितना आपको समझना है बोर्ड के लिए और नीट के लिए मैंने उतना पूरा बताया है ना। अब हम बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये ज्यादातर यही यूज नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है ये बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम पर दिखा जाता है ये नेफ्रॉन, जो कि ये जो है डीपली डीपली पैरामिड होता है, मतलब ये बहुत ही अंदर में प्रेजेंट होता है। ओके। अब हम बात करते हैं वासा रेक्टा की। तो वासा रेक्टा क्या होता है, देखो वासा रेक्टा को हमने यहाँ छोड़ा हुआ था। ये जो लेयर है ना, ये दिख रहा होगा कि ये जो एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है ना, ये जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुला का एक समझो तो ये क्या क्या है, ब्लड ही तो था। तो ये जो रेनाल ट्यूब्यूल था, इस रेनाल ट्यूब्यूल के अराउंड है ना जो भी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है ना, ये जो ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क बना है ना, ये क्या था कि रेनाल ट्यूब्यूल था, तो उसके ऊपर ये जो ब्लड का वेसल्स का बोलो या ब्लड कैपिलरीज बोलो, उसका ये जो नेटवर्क सा बना हुआ है, जाला बना हुआ है, उसी नेटवर्क को हम कहते हैं वासा रेक्टा। ओके। अब आते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन किस कैसे कैसे होता है हमने डायरेक्ट तो पढ़ लिया कि इस तरह से यूरिन आता है, पर अब इसके अंदर भी क्या क्या सेक्शन है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब भी समझ आ रहा है कि बार बार फिल्ट्रेशन करना। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो रहा है, दोबारा से री उसको एब्जॉर्ब करना। तीसरा है ट्यूबुलर सेक्शन, मतलब कि कटिंग करना, है ना। अब देखो ये डायग्राम हमने देखा है क्या, बिल्कुल देखा है, नेफ्रॉन का ही तो डायग्राम है ये। बस इस डायग्राम को थोड़ा क्या कर दिया गया है, रोटेट करके दिखा दिया गया है, और कुछ भी नहीं किया गया है। अगर आप इसको रोटेट कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम किसका है, नेफ्रॉन का ही है। जिसमें कि ये जो है ये क्या है, ये इफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है। यहाँ ग्लोमेरुलस है, ये जो पार्ट है ये इसको हम कहेंगे रेनाल ट्यूब्यूल। क्लियर है ना। यहाँ पर आगे ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये डिसेंडिंग लूप हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग लूप हो गया। यहाँ पर ये डक्ट हो गया, है ना, ये जो है ये यहाँ पर सिस्टिक ये जो है डायस्टोल डक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कनेक्टिंग कंडक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होगा। तो ये सारा चीज तो हमने देखा हुआ है। क्लियर है।
यहाँ पर मेरे को ये समझाना बस ये है, हम इस पार्ट को सिर्फ लेंगे अब, है ना, ये यहाँ तक के पार्ट को। अभी इधर का पार्ट भूल जाओ, है ना, इधर छोड़ दो अभी। अभी मेन हमें पढ़ना है बस ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये पार्ट को हमें पढ़ना है। और ये पार्ट को हम थोड़ा सा डायग्राम को, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। तो बड़ा करके तब देखेंगे ना, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। मतलब क्या है, ये जो देखो, ध्यान समझना, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये है, ओके। मतलब ये जो लाइन है वो किसके लिए था, वो रेनाल ट्यूब्यूल वाला है, ओके। और ये जो लाइन है, ये वाला, उसको हमने कहा है ये, जहां पर स्लीट प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। तो आपको बस ये समझना ये है ना, कि ये जो रेनाल ट्यूब्यूल था, उसके अंदर देखा जाए तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर देखा जाए तो क्या प्रेजेंट है, यहाँ के अंदर में ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके नीचे वाले के पार्ट के बारे में, मतलब इस वाले पार्ट के बारे में, इस वाले में, तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो देखा जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है पोडोसाइट। क्या प्रेजेंट होता है, पोडोसाइट। ये इसमें भी पोडोसाइट है, ये भी पोडोसाइट है, ये भी पोडोसाइट है। और दो पोडोसाइट्स के बीच क्या प्रेजेंट होता है, पोर प्रेजेंट होता है, या तो बोलो तो स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। और ये कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो बोमन्स कैप्सूल वाले रीजन की बात कर रहे हैं। यही बोमन्स कैप्सूल देखो, यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल दिख रहा था ना आपको, ये जो है बोमन्स कैप्सूल, इस जगह इसी रीजन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर है मेम्ब्रेन, और ये जो है, ये रीजन है बोमन कैप्सूल का, यहीं पर प्रेजेंट होता है हमारा क्या, तो पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और दो पोडोसाइट के बीच में स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। बस ये चीज आपको मुझे यहाँ समझाना था। क्लियर है। बस यही चीज अगर आपको समझ आ गया तो आपको यहाँ पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और इसमें हमें और भी ज्यादा डायग्राम में नहीं समझना है, बस इतना चीज समझना था। अब नोट में क्या लिखा है उसको देख लो, क्योंकि नोट मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नोट में लिखा है कि ब्लड सेल जो होते हैं ना, वो फिल्ट्रेट नहीं होते। ध्यान से देखना, ब्लड सेल जो है वो फिल्ट्रेट नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन आपको मैंने पिछले चैप्टर में ही बताया है। क्योंकि ब्लड सेल जो होते हैं ना, वो सॉलिड शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म कभी भी फिल्ट्रेट नहीं हो सकता है। और ब्लड सेल तीन होते हैं, सबको पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, याद रखना। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन इज फिल्ट्रेट एंड स्टॉप इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका मतलब हम यहाँ पर डायग्राम से ही बता देते हैं। देखो, ये क्या है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, पोडोसाइट प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है ना। और ये जो इसके ऊपर का लेयर है, ये लेयर, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन अपना प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर अपना क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्या आएगा, ब्लड आएगा, जो भी बोलो प्रोटीन आ रहा है। प्रोटीन जो आ करके यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक उसका क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा, है ना। यहाँ तक जो है वो फिल्ट्रेट होगा। लेकिन जैसे ही ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पास पहुंचेगा, तो इसका फिल्ट्रेशन होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा वो, ओके। अब हम पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, अगर आपने, अगर नाम नहीं सुना है, लग रहा है कि पहली बार सुना है, तो आपने मेरा इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है। है ना, उस लेक्चर में मैंने ये पूरा अच्छे से बताया है। और उस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। वो चैप्टर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले उसको देखो, ताकि, क्योंकि ना इसमें बहुत कुछ रिलेटेड है ना। मैंने एक सीक्वेंस में वीडियो डाला है, और अगर आप उसको नहीं देखो, डायरेक्ट इसको देखोगे, तो बहुत सारा डाउट आपका रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, जो कि वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार देख लेना उसको। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब है ना, कि 1 मिनट में, हाँ, 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है, वो कितने लीटर ब्लड तक को पंप कर सकता है। तो हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर तक का ब्लड तक का वो क्या कर सकता है, पंप कर सकता है। क्लियर है। अब हमने ये भी कहा है कि हार्ट जो है कहीं ना कहीं जाके किससे अटैच है, लंग्स से अटैच है। अब लंग से भी अटैच है, और दूसरी बात, किडनी से भी अटैच है, जो कि हमने देखा था, रेनाल आर्टरी, रेनाल वैन। तो दोनों अटैच, आखिर वो किस फॉर्म में, तो किडनी का ही तो है ना वो आर्टरी, और वैन किससे रिलीज है,
तो वो किडनी से ही तो रिलेटेड है। तो आखिर वो किडनी जो है वो हार्ट से भी अटैच है, तो वो हार्ट क्या करेगा, 1 मिनट में 5 लीटर तक के ब्लड को वो क्या करता है, पंपिंग करता है, जिसमें से कि 20%, सिर्फ 20% जो है वो किडनी क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उस ब्लड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब 1 लीटर के अप्रोक्स, तो 1 लीटर के ब्लड को वो क्या करेगा, किडनी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी तो उसको वेस्ट समझ लो। अब उस ब्लड में भी फिर से क्या करेगा, 55% जो है रेनाल प्लाज्मा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। 55% कितना हो जाएगा, लगभग 625 ml अप्रोक्स में तो यही आएगा। और उसमें से भी 20% जो है फिर से क्या करेगा, किडनी फिल्ट्रेट करेगा, और है ना, उसका 20% फिल्ट्रेट कर लेगा और बचेगा कितना, 125 ml। तो ये 125 ml जो है ये वेस्ट ब्लड हो जाता है, और ये वेस्ट ब्लड को क्या करेगा, किडनी जो है इस वेस्ट ब्लड को यूरिन के थ्रू क्या करेगा, बॉडी से बाहर रिलीज करेगा। मतलब कि इस डायग्राम में अगर याद हो, अगर ये सबसे पहला डायग्राम जो हमने देखा था ये वाला, तो यहाँ पर किडनी ने कितना ब्लड को ये क्या करके रखा है, 125 ml ऑफ ब्लड को क्या करके रखा है, उसने माना है कि ये जो है वेस्ट ब्लड है, ये जो किडनी क्या करेगा, यूरेथ्रा को भेजेगा, और यूरेथ्रा जो है यहाँ पर ये जो है ये ब्लैडर यहाँ पर जाके स्टोर करके रखेगा, और इसके थ्रू फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है इस यूरिन का बाहर बॉडी से जो है बाहर रिलीज कर देगा। तो इस तरह से जो है फिल्ट्रेशन इतनी बार होता है, बहुत बार फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए हम इस फिल्ट्रेशन को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हमारा टॉपिक है रीअब्जॉर्प्शन। ओके, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि दोबारा से अब्जॉर्प्शन करना। तो सबसे पहले आता है पीसीटी। मैंने याद है आपको, मैंने कहा था कि डक्ट प्रेजेंट होता है उस नेफ्रॉन में, उस डक्ट का नाम होता है, एक शॉर्ट में लिखा हुआ है पीसीटी, इसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। ओके, तो ये जो है डक्ट है, ये क्या करेगा, 70 to 80% तक के इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक। ये जो है एक्टिवली ग्लूकोज, एमिनो एसिड और Na+, ये सब का एब्जॉर्प्शन ये कर लेता है। ओके, पैसिवली यूरिया, इसमें जो यूरिया है, यूरिया का भी ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद जो हुआ वो आता है लूप ऑफ हेनले के पास। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, वो भी एब्जॉर्प्शन करेगा। वो लूप ऑफ हेनले किसका एब्जॉर्प्शन करता है, ये भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। ओके, और हमने पता है लूप ऑफ हेनले दो थे, एक था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे की तरफ जो आ रहा है डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग। तो कहता है असेंडिंग लिम्ब में जो होता है मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो सिंपल सी बात है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होगा वहां पर तो ज्यादा जाकर ये होगा, तो वहां पर तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। फिर आता है डीसीटी, डिस्टल 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 कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी कुछ वाटर का डिपोजिशन होता है, मतलब कि कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और Na+ का एब्जॉर्प्शन होता है, और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर बचता है यहाँ पर सीडी। सीडी का फुल फॉर्म है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट था ना, ये रहा, ये कलेक्टिंग डक्ट, यही है सीडी। ओके, पीसीटी, ये रहा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया सीडी, और वो था हमारा एक था डीसीटी, जिसको हमने कहा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो सीडी में कुछ वाटर का डिपोजिशन होता है और कुछ साल्ट का। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी वाटर का डिपोजिशन हो रहा था, है ना, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। यहाँ पर भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का डिपोजिशन हो रहा था, और यहाँ पर भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का डिपोजिशन हो रहा है, और यहाँ पर भी वाटर का डिपोजिशन हो रहा है, मतलब कि री एब्जॉर्प्शन बार बार हो रहा है ना। वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ भी हुआ, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हुआ, और यहाँ सीडी पे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो कितनी, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं री एब्जॉर्प्शन। ओके, अब यहाँ पढ़ना है काउंटर करंट प्रिंसिपल, जो कि बोर्ड के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो काउंटर करंट प्रिंसिपल को ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा है, मैं पहले कह रहा हूँ। काउंटर करंट प्रिंसिपल का इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे लास्ट में, पर अभी जो बायोलॉजी हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दी गई है उसको देख करके हमें समझना है, ठीक है। इसमें पर मैंने कुछ एक ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक के हिसाब से समझते हैं, बहुत ही इजी लगेगा ये काउंटर करंट प्रिंसिपल। ओके, तो ये डायग्राम देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये डायग्राम किसका है। तो ये डायग्राम जो है नेफ्रॉन का ही है, यही डायग्राम है, बस हमने थोड़ा सिंपल करने के लिए उस तरह का फॉर्म में बनाया है। ओके,
तो ये जो है ये लूप ऑफ हेनले है, जैसे देख सकते हो एक असेंडिंग लूप है और एक डिसेंडिंग लूप है, और यहाँ पर देखा जाए ये वासा रेक्टा है, और ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में हमें याद है थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि कलेक्टिंग डक्ट में क्या चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि इस कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ वाटर भी प्रेजेंट है और सॉल्ट भी प्रेजेंट है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और यहाँ सॉल्ट का क्या होता है NaCl, ये तो सबको याद होगा। अब यहाँ पर समझना कि ये यहाँ बीच में क्या है, ये 1000 है, ठीक है, ये नंबर देख के समझो, ठीक है, ये क्या है, ये बीच में कितना है 1000 है। इधर एक तरफ क्या है, ये जो लूप है ये कौन सा लूप है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ये कौन सा लूप है, डिसेंडिंग लूप है, और ये ऊपर के लूप तरफ लूप जा रहा है, मतलब ये कौन सा लूप हुआ, असेंडिंग लूप हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो, तो इधर साइड से जब आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, वहां पहले 100 है, फिर 200 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 1000 हुआ, है ना, 100 था, फिर 200, फिर 400, फिर 1000। मतलब कि क्या हो रहा है, ये उधर से आने टाइम ये क्या इंक्रीज ऑर्डर में है। मतलब इससे की भी पता चल रहा है कि ये जो है ये असेंडिंग लिम्ब है। दूसरी बात आपकी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है, मतलब कि यहाँ पर जो ये जो लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, इंक्रीज ऑर्डर में होता है, मतलब इंक्रीज वे में होता है। लेकिन जो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 1000 है तो यहाँ 400 हो रहा है, 200 हो रहा है, 100 हो रहा है। मतलब इसका कंसंट्रेशन, इस फ्लूइड की कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, डिक्रीमेंट आ रही है। मतलब कि दोनों फ्लूइड का अगर हम देखे जाए तो दोनों फ्लूइड का जो डायरेक्शन बोलो या तो फिर बोलो दोनों लिम्ब जो है, दोनों लिम्ब में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो जस्ट अपोजिट हो रहा है ना। एक क्या है कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो कम होता जा रहा है, और एक क्या है ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब जस्ट फ्लूइड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट वे में चल रहा है। तो अगर दो लिम्ब का है ना, दो लिम्ब के अंदर जो फ्लूइड का डायरेक्शन है अगर वो अपोजिट हो जाए, उस प्रिंसिपल को ही कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा में भी सेम केस है। यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, फिर 200 हो रहा है, फिर 400 हो रहा है, फिर 1000 हो रहा है। लेकिन जैसे फिर इधर से क्या हो रहा है, इधर 400, फिर 200, फिर 100, मतलब इधर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर से जा रहा है तो ऊपर से क्या हो रहा है, फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। इसमें भी सेम केस है। मतलब कि तो हमने बोला ना कि दो लिम्ब के अंदर अगर दो फ्लूइड का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो हम कहेंगे कि उस प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है, तो काउंटर करंट प्रिंसिपल है। अब कौन सा फ्लूइड है, फ्लूइड तो हम तभी से कह रहे हैं, अब कौन सा फ्लूइड है वो देखो। हमने बोला था यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट में तो सॉल्ट प्रेजेंट होता है और NaCl प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और यहाँ पर यूरिया भी प्रेजेंट होता है, पर यूरिया का उतना रोल नहीं है, हमारा रोल जो है वो सिर्फ है वाटर का और सॉल्ट का। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पर, तो कलेक्टिंग डक्ट में आके तो स्टोर हुआ होगा, तो मतलब कि NaCl और वो जो वाटर है वो आया कहाँ से होगा, इधर ही से आया होगा, इस लूप के थ्रू आया होगा। सिंपल सी बात है, इस लूप से ही तो आके स्टोर हुआ होगा ना। तो ये लूप यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, NaCl है ना। ये NaCl का क्या कर रहा है, इसने क्या किया, ये जो लूप ऑफ हेनले है उसने क्या किया, एक NaCl का यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, एक NaCl का बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने से क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन में चेंजेस आएगा। तो कंसंट्रेशन को वो मैनेज करने के लिए, वो उसको ठीक करने के लिए, सेटल करने के लिए वो क्या करेगा, तो एक सेटल करने के लिए क्या करेगा, वो या तो वाटर को ऐड कर लेगा, है ना, या तो वो वाटर को ऐड कर लेगा या तो फिर वो एक वाटर को रिलीज कर देगा। अब ऐसा क्यों, देखो सिंपल सी बात समझो कि एक ग्लास है ना, एक ग्लास है ये, यहाँ पर आपने क्या रखा है, पानी भर के रखा है, और उस पानी में हमने क्या डाला है, 2 चम्मच, मान लो कि उसमें नमक डाल दिया है ना। 4 चम्मच पानी है और 2 चम्मच नमक, मान लो अप्रोक्स में, है ना, मान लो कि 4 चम्मच पानी है और 2 चम्मच उसमें नमक डाला हुआ है। दोनों का कंसंट्रेशन नापा हुआ है आपने, मतलब कि 1 चम्मच में, 1 चम्मच नमक में 2 चम्मच पानी। अगर अगर आप सोचो कि उस कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन से आपने क्या किया, 1 चम्मच पानी को बाहर कर दिया, तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, इसमें से अगर 1 चम्मच पानी आप हटा रहे हो तो या तो आप उसमें से आधा चम्मच
या तो आधा चम्मच आप सॉल्ट हटा दो या तो फिर 1 चम्मच पानी और एक्स्ट्रा डाल दो, तब तो वो कंसंट्रेशन मैनेज होगा ना। तो वही काम करना चाहता है ये लूप ऑफ हेनले। इसने क्या किया, एक NaCl को यहाँ रिमूव कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये NaCl को जब रिमूव किया तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ 100 था वाटर का कंसंट्रेशन, नीचे आते ही वो 200 हो गया, उधर से नीचे आया तो 400 हो गया, इसके नीचे आया तो 1000 हो गया। मतलब वाटर का कंसंट्रेशन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन NaCl का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, तो NaCl का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। बात समझ रहे हो कि NaCl निकल गया तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया, है ना। अब यहाँ इधर आ जाओ। अब इसने क्या किया, यहाँ तक आया और लूप ऑफ होल ने सोचा कि अब इसको मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए क्या किया, इसने NaCl को ऐड नहीं किया, मतलब 1 चम्मच साल्ट को इसने ऐड नहीं किया, क्या किया, पानी को ही रिमूव कर दिया थोड़ा सा। तो जिसके कारण क्या हो जाना चाहता था, मेंटेन करना चाह रहा था, पहले थोड़ा सा वाटर को रिमूव किया, वाटर को रिमूव किया तो वापस कितना आया, 400 में आया, है ना। फिर थोड़ा सा वाटर को रिमूव किया, 200 हो गया। मतलब वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। फिर 200 था, फिर सब उसने वाटर को रिमूव किया तो क्या हो गया, अब उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, वो कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब एक बार वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ और एक टाइम वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज भी हुआ। इंक्रीज कब हुआ, जब वो NaCl को रिमूव कर दिया, और डिक्रीज कब हुआ, जब हमने वाटर को रिमूव कर दिया, है ना। इसका प्रैक्टिकल जब हम करेंगे लास्ट में ना, तब आपको वो बहुत इजी तरह समझ आएगा। ओके, अभी तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, पर वो उसमें उस टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ये इसने क्या किया, यहाँ एक बार इसने क्या कर लिया, NaCl को भी निकाला है और एक बार इसने वाटर को भी निकाला है। अब ये वाटर और NaCl कहाँ एंटर करेगा, इस वासा रेक्टा पे एंटर कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या था, 100 था, मतलब यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर इसने अभी ये मेंटेन करके चल रहा था, मतलब इसका कंसंट्रेशन अभी नॉर्मल था। जैसे ही इसने यहाँ NaCl छोड़ा ना, इस वासारेक्टर ने क्या किया, NaCl को कैच कर लिया। NaCl को जैसे ही ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कि मान लो ये जो वासारेक्टा है, वासारेक्टा को मान लो एक ग्लास है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ था, सिर्फ पानी था इसमें, है ना, पानी था, ये वाटर था सिर्फ, इस पे एक भी इसमें NaCl नहीं था। हमने क्या किया, दूसरा ग्लास, एक ये ग्लास था जिसमें कि क्या था, NaCl भी मिक्स था, है ना। ये ग्लास दूसरा है, एक इसमें क्या है, NaCl भी मिक्स है और वाटर भी मिक्स है। हमने क्या किया, इसके NaCl निकाला ताकि ये क्या होगा, अनबैलेंस हो गया, तो एक बार वाटर का कंसंट्रेशन इससे बढ़ गया और एक बार फिर हमने वाटर रिमूव किया तो वाटर का कंसंट्रेशन फिर घट भी गया। तो हमने इससे जो वाटर का लॉस किया, इस वाले ग्लास से जो वाटर निकाला ना और जो NaCl निकाला, हमने क्या किया, पहले सबसे पहले इसमें NaCl डाल दिया। अब NaCl इसमें ऐड किया तो क्या होगा, इस ग्लास में NaCl का कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें H2O था, मतलब सिर्फ इसमें वाटर ही प्रेजेंट था इस ग्लास में। और हमने क्या किया है, इस ग्लास से 1 चम्मच जो है NaCl निकाला और इसमें डाल दिया। तो इसमें क्या होगा, NaCl जो था उसका इंक्रीमेंट हो गया, मतलब NaCl का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो यहाँ क्या था, वहाँ 100 था, फिर 200 हो गया NaCl, फिर 400 हो गया NaCl, फिर 1000 हो गया NaCl। यहाँ तक क्या होगा कि NaCl बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन कर चुका था। अब यहाँ पर हमने देखा था ना कि यहाँ पर हमने क्या इसको रिलीज किया था, H2O को रिलीज कर दिया था। तो ये H2O को अब क्या करेगा, ऐड कर लेगा। तो जैसे ही ये H2O को ऐड करेगा तो किसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो NaCl का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यहाँ 400 हो जाता है, यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट में समझो इसको, तो वासा रेक्टा में NaCl का एक बार क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है और एक बार NaCl का डिक्रीमेंट होता है। और अगर लूप ऑफ हेनले में बात करो तो एक बार वाटर का इंक्रीमेंट होता है, कंसंट्रेशन का इंक्रीज होता है, और एक बार वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। बस आपको ये याद रखना है कि वाटर जो का कंसंट्रेशन इंक्रीज किस में होता है, कौन से लूप में होता है, असेंडिंग लूप या फिर डिसेंडिंग लूप। क्वेश्चन यही पूछा जाता है नीट में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था नीट में और यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया तो इसके बाद ये चैप्टर में जो है कुछ भी उतना खास नहीं है। ओके, जो मेन है हमने क्लियर कर लिया, इसका मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अभी, है ना। तो थोड़ा देर वेट करो, बस सब्र का फल मीठा होता है। तो अब आते हैं यूरिनरी सिस्टम डायग्राम में। इसका हमने डायग्राम तो सबसे पहले देख ही लिया था कि कैसे फिल्ट्रेशन होता है। हमें पढ़ना है मिक्चुरेशन। क्या है, पढ़ना है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होता है, मिक्चुरेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, यूरिन जो है हमारे बॉडी से बाहर जाता है।
और कैसे बाहर जाता है, तो हमने देखा था किस तरह से ब्लड जो है, अब ब्लड जो है वेस्ट ब्लड को किस तरह से बाहर जो है किडनी रिमूव करता है, वो हमने पहले देखा था, यूरेटर के थ्रू बाहर चला जाता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं मैच्योरेशन। अब बात करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर मसल। देखो मैच्योरेशन करने टाइम सिंपल सी बात है, यूरिन जो है इस यूरेथ्रा से बाहर आएगा, है ना, यूरिन जो है उस यूरेथ्रा से बाहर आने वाला है। तो इसको एक आप ना बलून की तरह समझो। ओके, यूरिनरी ब्लैडर को किसकी तरह समझा है, एक बलून की तरह। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पर क्या है, यूरिन जो है आकर स्टोर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूरिन स्टोर हुआ है। तो यूरिन जब स्टोर होगा तो देखो इस तरह ये बलून कैसा है, फूला हुआ है, मतलब अभी क्या है, इसमें हवा भरा हुआ है। तो आपको ये समझना है कि ये यूरिनरी ब्लैडर पूरा क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अगर आप इस बलून में इससे ज्यादा अगर और हवा भर दोगे तो क्या हो जाएगा, बलून जो है ब्रस्ट कर जाएगा, है ना, फूट जाएगा। तो उसी तरह का यूरिनरी ब्लैडर में ज्यादा फ्लूइड अगर स्टोर हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या हो सकता है, वो भी रप्चर्ड हो सकता है ना। और अभी ये क्या करके रखा है, यूरिन को स्टोर करके रखा है। तो ये अभी अब ये जो है अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। वही हमें समझाना है, यूरिनरी ब्लैडर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, तो जब उसके अंदर यूरिन भरा होगा, है ना। अगर आप इस और ये आप क्या करो, अब ये जो बलून है इससे अगर इसको हम खोल दे तो क्या हो जाएगा, इधर से एयर जो है बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिस तरह शेप में था पहले उस तरह शेप में आ जाएगा। तो उसी तरह जब यूरिनरी ब्लैडर से भी यूरिन जो है बाहर जो है रिलीज हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, अपना नॉर्मल शेप में आ जाता है, और उस कंडीशन को कहते हैं रिलैक्स कंडीशन। ओके, बस ये चीज समझाना था, जो कि बहुत इजी था। ओके, अब बात करते हैं, तो हमारा जो यूरिन है एक दिन के अंदर हमारा क्या होता है, 1 to 1.5 लीटर यूरिन जो है हम एक दिन के अंदर रिमूव करते हैं। ओके, पीएच अगर बताएं, यूरिन का पीएच कितना होता है, 6.0 होता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है थोड़ा। ओके, कलर कैसा होता है, लाइट येलो होता है नॉर्मल कंडीशन पे। जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो कलर चेंज हो सकता है। और हम बात करें ये जो यूरिन है, हम पता है इस यूरिन में कौन सा एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है। और हमें पता है हम यूरिकोटैलिक है, मतलब हम यूरिया को भी सिक्रेट करते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं। तो यूरिया कितना रिलीज करते हैं एक दिन में, तो 25 to 30 ग्राम जो होता है वो हम यूरिया एक दिन के अंदर रिलीज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के रिगार्डिंग भी और नीट के रिगार्डिंग भी। ओके, बाकी ये तो हमने क्लियर कर लिया ये बलून वाला। अब देखो कुछ डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। देखो यूरिन में कब प्रॉब्लम होती है ना, यूरिन में कभी कोई प्रॉब्लम भी तो होती है ना। तो एक प्रॉब्लम होती है डायबिटीज मिलाइटस के कारण। डायबिटीज मिलाइटस जो है किसको कहते हैं, शुगर पेशेंट को कहते हैं। जब बोलते हैं ना किसी को शुगर हो गया हो तो उसके यूरिन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। यूरिन में प्रॉब्लम आता क्यों है, कहीं ना कहीं रोल, यूरिन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या किसका रोल हो सकता है, कहीं किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हो सकता है किडनी जो है सही से उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा होगा, तभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है ग्लूकोज इन यूरिन। क्या हो जाता है, जो यूरिन होता है ना उसमें ग्लूकोज का जो बोलोगे ग्लूकोज का परसेंटेज आ जाता है, मतलब कुछ परसेंट जो है ग्लूकोज इंटर कर जाता है यूरिन में, जिसके कारण जो है क्या हो जाता है, ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है ना, ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है। क्या होता है, ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट जो है कैसा हो जाता है, डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है। ओके, दूसरा है कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाए, है ना, मिस्टेक से क्या हो जाए, यूरिन के अंदर क्या हो जाए, कीटोन बॉडीज बनने लगेगा, तो उस पेशेंट को हम कहते हैं मतलब कि उस डिजीज को कहते हैं कीटोनूरिया। क्या कहते हैं, कीटोनूरिया। और ये भी जो है डायबिटीज का लक्षण है। ओके, अब बात करते हैं मेजर डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेजर डिसऑर्डर्स क्या क्या है। देखो अगर आप किसी के बारे में अच्छा ही जानते हो ना तो उसकी बुराई भी जान लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ओके, तो अच्छाई से बहुत बात कर ली, अब हम यहाँ बुराई थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। कि जो सबसे पहला है यूरेमिया। क्या है, यूरेमिया। यूरेमिया क्या कहता है कि अंडर दिस कंडीशन द यूरिया एक्यूमुलेशन इज कंपैरेटिवली हाई। यूरेमिया यह कहता है कि जब
यूरिया का कंसंट्रेशन है ना, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा यूरिन में। हमें पता है ना यूरिया कितना होना चाहिए, एक दिन में कितना हम यूरिया रिलीज करते हैं, तो 25 to 30 ग्राम। वो भी कब करेंगे, जब हम इतना यूरिन को रिलीज करेंगे अपने बॉडी से। अब मान लो कि यूरिन हम रिलीज कर रहे हैं ओनली, बॉडी से रिलीज हो रहा है 500 ml, और इतना इससे और यूरिया रिलीज हो रहा है 50 to 60 ग्राम, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम ही होगा ना हमें, है ना, जलन होगा, प्रॉब्लम होगा। तो उस जो डिजीज होगा, उस डिजीज को हम कहते हैं यूरेमिया। मतलब कि जो यूरिक एसिड है, जो यूरिन है, उसके अंदर यूरिया का जो वैल्यू है वो बढ़ गया उसका, है ना। फिर आता है रेनाल फेल्योर। रेनाल फेल्योर, है ना, रेनाल फेल्योर का मतलब क्या है, रेनाल का मतलब मैंने क्या बताया था, किडनी, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, किडनी फेल्योर भी हो जाता है, फेल कर जाता है, मतलब किडनी इसका फेल हो गया। तो अगर एक किडनी फेल होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली यूज करेगा, पर अगर दोनों किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तीसरा क्या है, रेनाल कैलक्यूलाई। कैलक्यूलाई, यहाँ वर्ड क्या हो रहा है, कैलक्यूलाई वर्ड जो है ना डॉक्टर यूज करते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल टर्म है। और कैलकुलाइट का मतलब होता है स्टोन। ओके, क्या होता है, स्टोन होता है। और रेनाल का मतलब होता है किडनी, तो हम इसको रेनाल कैलकुलाई को किडनी स्टोन भी बोलते हैं, जो कि आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप मेडिकल की स्टडी कर रहे हो तो आपको ये तो आना ही चाहिए। ओके, दूसरा, अब क्या सिंपल सी बात है, किडनी में अगर स्टोन होगा तो क्या ये अच्छी बात है क्या, नहीं, अच्छी बात नहीं है। ये भी एक तरह से क्या है, डिसऑर्डर है। फिर आते हैं नेफ्राइटिस और ब्राइट डिजीज, ये भी एक तरह का डिजीज है जो कि किडनी के कारण होता है, मतलब किडनी में होता है, किडनी के कारण नहीं होता। फिर है हाइपरटेंशन ड्यू टू रेनिन, रेनिन सिक्रेशन, रेनिन सिक्रेशन के कारण क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है रिनाल ट्यूबुलर। लास्ट है, देखो एक्चुअली ना इतना सारे डिजीज एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एनसीईआरटी में बता देता हूँ, और एनसीईआरटी में दिया किसका किसके बारे में है। सबसे पहले तो यूरेमिया के बारे में दिया है, ये रेनाल फेल्योर दिया गया है, रेनाल कैलक्यूली दी गई है, नेफ्राइटिस भी दी गई है, हाइपरटेंशन दिया हुआ है, और हमारा दिया हुआ है ओडेमा, ना, ये दी हुई है। बाकी जो है इतना नहीं दिया गया है। डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा पहले ही पढ़ लिया कि डायबिटीज कैसे होता है और किसके कारण होता है ना, तो ग्लूकोज जब डिपोजिशन होता है तब हो जाता है, और यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाए तो भी डायबिटीज हो सकती है। दूसरी बात करते हैं यूरेमिया। यूरेमिया, यूरेमिया का मतलब क्या होता है, यूरिन इन ब्लड। हमने सब देखो, ये जो है ना सारा कुछ हमने बता दिया है पहले, कि ब्लड में यूरिया अगर ज्यादा हो जाए तो यूरेमिया हो जाता है। रेनल फेल्योर मतलब क्या हो जाता है, किडनी फेल्योर हो गया, मतलब उससे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। रेनल कैलकुली का मतलब होता है क्या, कि इसमें स्टोन प्रेजेंट है, किडनी में स्टोन है, तो स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट। और स्टोन किसका होता है, तो क्रिस्टलाइज साल्ट का होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सलेट्स। क्या कहते हैं, ऑक्सलेट्स कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। फिर आते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई किडनी, है ना। जब जब ग्लोमेरुलाई का क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है किडनी में, जिसके कारण ग्लोमेरुलाई जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो हो जाता है। कभी कभी होता है प्रॉब्लम, यार हंसो मत। फिर है एक्सक्रीशन अदर देन किडनी। देखो, हमने अब तक पढ़ा ना कि किडनी से ही एक्सक्रीशन हो रहा है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सक्रीशन किडनी से ही हो, एक्सक्रीशन और भी चीजों से हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, मतलब कि और अगर बात करो तो क्या चीज का एक्सक्रीशन, जरूरी थोड़ी है कि हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ब्लड का ही एक्सक्रीशन हो या फिर वेस्ट ब्लड का ही एक्सक्रीशन हो, हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं एक्सक्रीशन जो है किडनी के किडनी को छोड़कर किसी और चीज से भी हो सकता है। अब क्या एक्सक्रीशन हो रहा है वो देखो। सबसे पहले है लंग्स। लंग्स से हम क्या चीज को एक्सक्रीट करते हैं, तो गैसेस को एक्सक्रीट करते हैं ना, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। तो CO2 हमें पता है, CO2 हम कितना रिलीज करते हैं एक दिन पर मिनट, 200 ml, है ना। एक मिनट के अंदर हम CO2 को कितना रिलीज करते हैं, 200 ml तक CO2 को रिलीज कर सकते हैं। और कुछ वाटर को भी रिलीज करते हैं। आप सोचोगे यार वाटर कब से हम लंग से रिलीज करने लगे, करते हैं ना, याद करो जब छींकते हो तो उससे कुछ वाटर पार्टिकल से भी आता है। या भी कभी कभी ट्राई करना हो ना तो आप कान नाक को थोड़ा सा क्या करो, गुदगुदी करो, फिर देखो रिएक्शन, अगर थोड़ा सा भी वाटर सब्सटेंस ना आए ना तब कहना। लीवर, लीवर की बात करें, लीवर क्या सीक्रेट करता है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, तो ये बाइल को सीक्रेट करता है। ओके,
और हमें पता है डाइजेशन वाले चैप्टर में अगर पढ़ा होगा तो हमने ये भी बताया कि लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ये बाइल सीक्रेट भी करता है, ये हमने पहले ही बताया है ना। कहाँ से सीक्रेट करता है, तो गॉल ब्लाडर से सीक्रेट करता है। ये सब बातें हमने उस चैप्टर में पढ़ी हुई। अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो अब बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो उसको प्लीज एक बार जाकर उसे देख लेना, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था। लीवर की मैंने बोल दिया, लीवर जो है वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है और अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, और इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव वेस्ट छुपा होता है। फिर है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड तो सभी को याद होगा कि स्वेट ग्लैंड जो है ये क्या करता है, हमारे बॉडी से क्या करता है, हीट को रिलीज करने का काम करता है, मतलब होता है हीट लॉस करने का काम करता है। कैसे, तो जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या होता है, हमें पसीना आता है कि नहीं आता, तो वो स्वेट ग्लैंड के कारण आता है, ताकि वो चाहता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो सके, मेंटेन रह सके, है ना, इसीलिए। तो वाटर सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि पसीने के रूप में NaCO, हम पता है पसीना में सिर्फ पानी तो होता नहीं, नमक का भी होता है, वो तो वाटर और NaCl दोनों रिलीज करता है, ये तो याद रहेगा। कुछ में कुछ यूरिया का भी परसेंटेज होता है और कुछ लैक्टिक एसिड भी होता है। अब बात करते हैं, लास्ट ग्लैंड है वो है सबकेशियस ग्लैंड। सबकेशियस ग्लैंड की बात करो, इसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा एस्टेरोल्स, कुछ वैक्सेस, है ना, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे सारे से रिलीज होते हैं किसके थ्रू, इस सेबम के थ्रू। और ये चैप्टर यहाँ पर हमारा होता है फिनिश। तो हमने देखा ना कि किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, हाँ, किडनी का रोल क्या है वो भी देखा, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी देखा, उसका डायग्राम में भी देखा, है ना, एक एक पार्ट हमने कवर किया है। अगर आपको तो अभी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये चैप्टर का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।